हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थिंकिंग, नेचर ऑफ टूल्स ऑफ थिंकिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आना हमेशा एग्जाम में तय माना जाता है। तो आज का वीडियो में हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं। जिस जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंप्लीट साइकोलॉजी का नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में साइकोलॉजी का पेड ग्रुप, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड किया जाता है कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको सब कुछ बताया जाता है। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। आज शाम 5 बजे एनसीईआरटी क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस कोर्स को लेकर आप उसमें इनरोल हो सकते हो। अगर आप फ्री में टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर उस टेस्ट सीरीज को पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस यूनिट 4 का पहला टॉपिक है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी है तार्किक विश्लेषण, या ऑप्शन सी भावनात्मक जुड़ाव, या ऑप्शन डी अंतर्ज्ञान। इस क्वेश्चन को याद रखना, एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लॉजिकल एनालिसिस। याद रखिएगा कि लॉजिकल एनालिसिस व्यक्ति की किसी समस्या का तार्किक और व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिसारी सोच का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तथ्य को याद करना, गणितीय समस्या को हल करना, या ऑप्शन डी अतीत की घटनाओं को याद करना। देखो, एक होता है आपका डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब एक होता है कि एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करना। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि नरेंद्र मोदी के आपके बारे में क्या विचार है, नरेंद्र मोदी के बारे में, तो हर किसी का, हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो एक आपका ये हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। सिर्फ आप इसमें वन वर्ड में आंसर दे सकते हो कि मेरा नाम, कुछ भी आप बता सकते हो जो भी आपका नाम है। तो वन वर्ड में आंसर देना होता है कन्वर्जेंट, और मल्टीपल आंसर देना उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है जिसे आप अभी सारी सोच कहते हो। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर देना, उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस प्रकार की सोच में एक समस्या के लिए अनेक समाधान उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है कन्वर्जन, डाइवर्जन, कॉन्क्रीट, या लॉजिकल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि किस प्रकार की सोच में एक समस्या के लिए अनेक समाधान उत्पन्न होते हैं। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, अगर एक क्वेश्चन को मल्टीपल आंसर अगर आप करते हो, उसे सॉल्व करते हो, उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इससे लॉजिकल थिंकिंग मारते हैं टिक आउट, लेकिन उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, रचनात्मक सोच का मुख्य उपकरण क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक टूल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? स्मृति, कल्पना, अभिज्ञान या आपका तर्क शक्ति? तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ध्यान से ऑप्शन को रीड करोगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। देखो, जो भी आंसर आप टेक आउट कर रहे हो, रीजनिंग, ठीक है, अभिज्ञान, अगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो पूछ रहा है थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग कब करोगे? जब आपका कल्पना जो सोच होता है, जो रचनात्मक सोचने में जो आपका थिंकिंग होता है, जो आप इमेजिन करते हो, वो अगर आपका मजबूत है तभी जाकर आप थिंकिंग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की सोच में क्रमिक समस्या समाधान होती है? पहला ऑप्शन है क्रिएटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, लीनियर या क्रिटिकल। इस क्वेश्चन को याद रखना है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती आंसर कर रहे हैं। जो भी आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लीनियर थिंकिंग। याद रखना, रेखीय सोच समस्या समस्या को चरणबद्ध ढंग से हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक सोच का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जानकारी को तार्किक रूप से मूल्यांकन करना। क्वेश्चन 7, अभिसारी सोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान से ऑप्शन को रीड करो और मुझे बताओ क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको जस्ट डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बेसिक से अच्छे से बताया, हर किसी का डाउट इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा टू फाइंड अ सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन। मतलब एक ही आपका सॉल्यूशन होना चाहिए किसी क्वेश्चन का, उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कि इनमें से कौन अमूर्त सोच का उदाहरण है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, किस एज में आता है? याद रखना, 11 से 15 के एज में आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का स्टार्ट हो जाता है पीरियड। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे 4 स्टेज बताए थे, जिसका चौथा स्टेज था एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? जिसमें एज होता है 11 से 15, उसमें आप अमूर्त सोच, जिसमें बिना कुछ देखे आप उसके बारे में सोच सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ ताजमहल, तो आपके दिमाग में ताजमहल चलने लगा, इसका मतलब आपके अंदर अमूर्त थिंकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बताना है कि अमूर्त सोच का एग्जाम्पल कौन-सा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि चारों ऑप्शन काफ़ी एक दूसरे से क्लोज़ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता की अवधारणा को समझना, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि पार्स सोच का सामान्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है? लैटरल थिंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है, जो हर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है पहले बीपीएससी टीआरई 1 में। तो इस क्वेश्चन को याद रखना कि लैटरल थिंकिंग कॉमनली यूज्ड फॉर, पहला ऑप्शन है रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन बी है फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन, मेमोराइजिंग फार्मूला या लॉजिकल डिडक्शन। इस क्वेश्चन को याद रखना, इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है लेटरल थिंकिंग? मतलब ऐसा थिंकिंग
जो हर इंसान एक काम करता हो, अगर मैं आपसे कह दूँ कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो जो फ़ॉर्मूला होता है, उस फ़ॉर्मूले से हटकर एक अलग नया कंसेप्ट क्रिएट करना और उस फ़ॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना कहा जाता है लैटरल थिंकिंग। मतलब जो डेली जो हर काम हर कोई कर सकता है, वैसा ना करके कोई अलग तरीके से काम करना, वो कहलाता है लैटरल थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि अंतर्ज्ञान आधारित सोच का मुख्य विशेषता क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक भावनाओं पर आधारित। याद रखना कि अंतर्ज्ञान आधारित सोच का निर्णय मुख्य रूप से व्यक्तित्व की आंतरिक भावना और अनुभव पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, सोच में अभिज्ञान की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है, ये स्मृतियों की संग्रहित करता है, ये कच्ची जानकारी प्रदान करता है, ये रचनात्मक सोच में मदद करता है, या ऑप्शन नंबर डी, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोवाइड्स रॉ इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किस प्रकार की सोच में एल्गोरिदम का उपयोग करके समस्याओं को हल किया जाता है? इसमें मैक्सिमम बच्चे फंसे हुए क्योंकि चारों ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज है। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। पहला है आपका डाइवर्जेंट, सेकंड है लॉजिकल, थर्ड एल्गोरिदम, या ऑप्शन नंबर डी है रिफ्लेक्टिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्गोरिदम थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि रचनात्मक सोच को अन्य प्रकार की सोच से क्या अलग करता है? पहला ऑप्शन है इसका तर्क पर निर्भर होना, ऑप्शन बी नियमों पर ध्यान केंद्रित करना, या ऑप्शन सी नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता, या ऑप्शन डी इसकी गति और दक्षता। जो कितने भी प्रकार के थिंकिंग होते हैं, उन थिंकिंग से क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डिफरेंट रहता है, आपको ये बताना है। याद रखिएगा, क्रिएटिव थिंकिंग को अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थिंकिंग हर कोई कर सकता है, आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से सोचना, जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं, वो एक अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ ना कुछ नए आविष्कार करते रहते हैं क्योंकि उनके पास भी थिंकिंग है, हमारे पास भी थिंकिंग है, लेकिन वो कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए उनका क्रिएटिव थिंकिंग बाकी हमारे थिंकिंग से काफ़ी डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन ठोस सोच की विशेषता नहीं है? ठीक है? मतलब जो आपका कंक्रीट थिंकिंग होता है, जिसका एज ऑफ पीरियड होता है 6 से 11 वर्ष, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो उस कंक्रीट थिंकिंग का कौन-सा विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। अगर आपने जीन पियाजे का 4 स्टेज पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। पहला ऑप्शन है मूर्त वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देना, अमूर्त विचारों को समझना, या ऑप्शन नंबर डी है रिलायंस ऑन सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर ध्यान से ऑप्शन रीड करोगे तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब बात की जा रही है कंक्रीट थिंकिंग का, तो अमूर्त विचार को कैसे समझ सकता है? जिस बच्चे का एज है 6 से 11, जो उसको ताजमहल बोलने पे या कुछ भी बोलने पे वो इमेजिन नहीं कर सकता, तो अमूर्त थिंकिंग के बारे में वो कैसे सोच सकता है? और क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि अभिसारी और अपसारी सोच के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए कि
कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में दोनों में अंतर क्या होता है? तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, थोड़ा-सा लैंग्वेज लेंदी है, तो इसमें आप फँस सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ लॉजिकल। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, वो तार्किक होता है, जबकि आपका जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, वो आपका रचनात्मक होता है, ठीक है? इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, दोनों में आपका मैक्सिमम समानता यही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन आलोचनात्मक सोच का उपकरण है? पहला ऑप्शन है रूढ़िकरण, तार्किक तर्क, भावनात्मक प्रक्रिया या अनुमान लगाना, और इस क्वेश्चन को कर लेना वीवीआई क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल थिंकिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक उपकरण है। ठीक है, आपने रीजनिंग देखा होगा, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मेटा कॉग्निशन किससे संदर्भित है? इन ऑप्शन को पढ़ो और मुझे बताओ क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा।